वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हिस्ट्री के टॉप 1000 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। 22 दिसंबर को आपका एग्जाम है, बहुत ही कम समय शेष बचा है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लास्ट वीडियो में हमने यहीं पर वीडियो को छोड़ा था। तो ये प्रश्न था, इस घटनाक्रमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो आइए व्यवस्थित करते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। कई सारे लोगों ने कमेंट करके भी बताया है, बहुत ही अच्छी बात है आप कमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ब्रिटेन में पहली बार लेबर सरकार का गठन 1924 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 की है और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। 12 नवंबर की डेट थी, शायद 12 नवंबर 1930 में हुआ था। तो यहाँ पर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले दूसरा नंबर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा पहला नंबर, फिर तीसरा नंबर और फिर चौथा नंबर। ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अभी तक मतलब कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहला हुआ था 1930 को, 12 नवंबर 1930 को। अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसके बाद एक और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन को याद रखना है। और अगर उसकी भी डेट पूछी जाए तो 17 नवंबर 1932। ठीक है ना, 1930, 1931, 1932 एक साथ ही तीनों, मतलब एक एक सालों में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहीं पर इसी सत्याग्रह के बाद महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहकर हम बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन तो आया था 1927 में, लेकिन इसका बहिष्कार क्यों किया गया? तो यहाँ पर इसका बहिष्कार का जो सबसे मुख्य कारण था वो यही था, आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार हो रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इल्वर्ट बिल ये किसके लिए बनाया गया था? तो इसमें इसका जो उद्देश्य था, भारत के जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों का न्यायिक परीक्षण करने की शक्ति प्रदान करना इसका लक्ष्य था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही सही उत्तर है। प्रांतों में डायरकी की स्थापना की गई थी, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। वायसराय में विशेष शक्तियाँ दी गई थी। संघीय कार्यपालिका में वायसराय, पार्षद और मंत्री शामिल थे और संघीय विधायिका द्विसदनीय होनी थी। ये बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, ये इनको सारे अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लें आप। इसको करा भी देंगे, आपका एक वीडियो आएगा जिसपे सारे अधिनियम जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर करा देंगे। अभी यहाँ के लिए प्रश्न इसको जरूर देख लें। अगला प्रश्न इसी से है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1935 के अधिनियम को मजबूत ब्रेक वाली बिना वाली मशीन कहा है? मजबूत ब्रेक वाली बिना वाली मशीन कहा है, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का जो अभी वर्तमान में संविधान है उसमें बहुत सारे अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना भी है। अगला प्रश्न है, बांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजी सेना और फ्रेंच की सेना के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायसराय कौन था जब 1940 के अगस्त ऑफर को प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पर उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने नाइटहुड पुरस्कार को त्यागने के लिए मजबूर किया था? मतलब ऐसी ही कौन सी घटना हो गई थी? तो जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इस घटना से दुखित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो पुरस्कार है इसको त्याग दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने चूक के सिद्धांत की शुरुआत की थी? तो चूक का सिद्धांत किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं। ये आपको टर्म भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, हिंदी में लिखा रह सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मतलब जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी माध्यम वाले याद रखें, आपको हिंदी में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स या फिर गोद निषेध प्रथा इस प्रकार से कुछ कुछ लिखा मिल सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का था। सलवाई की संज्ञा
संधि जो है ये अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? तो सालाबाई की संधि मराठाओं के साथ की थी। 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी बातचीत चली। उसके बाद सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। अपनी शर्तों के तहत कंपनी ने सॉल्सेट और भरूच पर नियंत्रण किया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सालवाई की संधि का परिणाम क्या था? तो यहाँ पर सॉल्सेट और भरूच पर नियंत्रण किया गया था और गारंटी ली कि मराठा मैसूर के हैदर अली को हरा देंगे और कर्नाटक में अपने क्षेत्र का बहाल करेंगे। मराठाओं ने यह भी गारंटी दी कि फ्रांसीसी उनके क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित करने से प्रतिबंधित रहेंगे। तो ये संधि का परिणाम था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया था? तो एला शापल की संधि थी। एला चैपल भी लिखा जाता है हिंदी में, और ये यहाँ पर आपको एक्सला चैपल छापल यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स ला चैपल एला शापल ऐसा कुछ भी मिले तो सही टिक करके आना है। कर्नाटक युद्ध इस संधि से समाप्त हुआ। कोई भी युद्ध होता था तो उसके बाद एक संधि होती थी, उसको नाम दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल को के सही कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो ब्रिटिश भारत के दौरान की बात हो रही है, तो सबसे पहले बेलिस्की, मार्कोस ऑफ हेस्टिंग, एमहर्स्ट, बैटिंग, इनमें से कौन कब आया? तो इसमें सही क्रम है ये जो दिया है बिल्कुल वही सही है। बेलिस्की पहले आए, फिर मार्कोस ऑफ हेस्टिंग आए, इसके बाद एमहर्स्ट और फिर बैटिंग आए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय सिविल सेवा भर्ती का प्रावधान किया गया था? तो ये 1853 का चार्टर अधिनियम था, यहाँ पर ये प्रावधान हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम, ये श्रीरंगपट्टनम लिखा हुआ है, इसकी संधि के दौरान टीपू सुल्तान का समकक्ष निम्नलिखित में से कौन था? यानी किसके साथ ये संधि हुई थी? तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम की सेवाएं शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? विनियमन अधिनियम 1773 का। जो 1773 है इसको आप रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, हिंदी में भी यही लिखा मिलता है, लेकिन यूपीपीसीएस ऐसे भी पूछ सकता है थोड़ा सा टफ बनाने के लिए। विनियमन अधिनियम, ठीक है, रेगुलेटिंग का ही दूसरा नाम है, मतलब हिंदी में उसको विनियमन कहेंगे। तो 1773 का है। पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? इलाहाबाद संधि। तो बिल्कुल इनको जल्दी से कॉमेंट करके बता दीजिए सही कि ये कब की थी। इस वाले में तो ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? सत्यनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है, इनको C.N. टैगोर नाम से भी ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल सकता है, सत्यनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन के विकास से जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड रिपन जुड़े हुए हैं स्थानीय स्वशासन के विकास से। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? तो ये रिपन के द्वारा किया गया था। लिटन और रिपन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये लॉर्ड रिपन थे, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन याद रखिएगा। अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन थे? ये किसके द्वारा किया गया था? तो चैम्सफोर्ड वायसराय इस समय थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायसराय की नियुक्ति के कालक्रम पर विचार कीजिए। रीडिंग, इरविन, विलिंगटन, लिनलिथगो, कौन कब आया? बिल्कुल सही क्रम दिया गया है, इसी प्रकार से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता उसके संघ या फिर पार्टी, पुस्तक और समाचार पत्रों के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता? यानी कि जो गलत है वो हमें बताना है। देवेंद्रनाथ टैगोर युवा भारत बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर लोक हितवादी पत्रिका इनकी थी। M.K. गांधी इनकी गीतांजलि पत्रिका है। और केसरी किसका है? बिल्कुल से कमेंट करके बता दें। बीजे तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का नहीं था। केसरी और मराठा 2 पत्र चलते थे, तो बिल्कुल कमेंट करके जल्दी से बताएं आप ये किसका था। ठीक है, इसको जो चीज़ें आपसे आज पूछी जा रही हैं इनका आंसर आपको कल बताएंगे। अभी आप कोशिश करें कि कमेंट करके आप सही उत्तर बताएं। आप खोजेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेता M.K. गांधी से अपनी प्रेरणा लेता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुस्लिम लीग के नेताओं को अंतरिम सरकार में प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है? ये ऐसी पैटर्न यूपीएससी बहुत फॉलो करता है और उसी को फॉलो करता है यूपीपीसीएस। तो बिल्कुल ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, प्रश्न को थोड़ा सा और कठिन बनाने के लिए। पहला कथन है, कांग्रेस ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और वह अंतरिम सरकार में एक गैर मुस्लिम लीग को मुस्लिम को नामांकित नहीं
नहीं करेंगी। दूसरा है वायसराय ने अपना रुख स्वीकार किया कि वह संविधान सभा में शामिल नहीं होगा। तीसरा है वायसराय ने उनकी मांग को स्वीकार किया कि यह 29 जुलाई की लीग के काउंसिल संकल्प को रद्द करने के लिए कदम नहीं उठाएगा। या फिर चौथा, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के पोषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मजबूत स्थिति में चाहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है कि मुस्लिम लीग के नेताओं को अंतरिम सरकार में प्रवेश के लिए मजबूत क्या करता था, तो मुस्लिम लीग जो है ये पाकिस्तान के पोषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसमें आना चाहते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से किसने संविधान सभा में प्रसिद्ध उद्देश्य संकल्प सूचित किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, यही भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। दादाभाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसकी परिभाषा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, तो यह भारत की राष्ट्रीय संपत्ति कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके एवज में भारत को कोई भी लाभ नहीं मिलता था, तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, याद रखना है इसको। और ये अवधारणा भी सिंगल प्रश्न पूछा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसका सिद्धांत था, किसकी अवधारणा थी, तो दादाभाई नौरोजी ने ये कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्य ने कांग्रेस नेता को गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होने के लिए मजबूर किया, तो उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार ने इस आशय से कोई आश्वासन नहीं दिया कि चर्चाएं पूर्ण स्वराज स्थिति सुनिश्चित करने के आधार पर आगे बढ़ेंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1946 की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारतीय डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पर सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अधिकांश परीक्षाओं में पूछा ही जा चुका है स्टेट पीसीएस में, बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पर आज के प्रश्नों को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट करके प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।